नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉप एनालिसिस में। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्काउट गाइड के जिला आयुक्त और रामदेव विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे व्यूअर्स को मेरे सादर प्रणाम, आदाब, सलाम। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि भारतीय स्काउट गाइड क्या है? क्या ये एक सरकारी संस्था है या गैर सरकारी संस्था है? भारत स्काउट गाइड विश्व की एक सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो, बच्चों से लेकर और हाई स्कूल तक हम कार्य करते हैं। भारतीय स्काउट गाइड कौन कौन से कार्य करता है? भारतीय स्काउट गाइड जो भी सरकार के जो समाजसेवी स्कीम है, जैसे मान लीजिए अभी प्लास्टिक से पूरा विश्व आक्रांत है, आपका देश भी आक्रांत है, और सरकार का ये स्कीम है कि 2024 तक प्लास्टिक मुक्त करना है भारत में। तो उसमें हमारे बच्चे भी उस अभियान को कैसे सामाजिक अभियान बनाया जाए, लोगों में जागरूकता लाया जाए, उसके अवेयरनेस के लिए कार्य करते हैं। भारत स्काउट गाइड एक जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लाइफ है। जो बच्चे इसमें आते हैं वो अनुशासित होते हैं, संयमित होते हैं, समाज सेवा, देश सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए उनको तैयार किया जाता है, जिनको कम समय में, कम संसाधन में अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देने की कला उनको आती है। कोई भी आकस्मिक घटना दुर्घटना होती है, उसमें अगर स्काउट गाइड का हमारा बच्चा है, प्रशिक्षण लिया हुआ है, तो उसको बखूबी हैंडल कर सकता है। तो सरकार के साथ, प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर लोगों को राहत दिलाने का काम स्काउट गाइड हर जिलों में करते हैं। क्या ये एनसीसी की तरह काम करता है? ये बिल्कुल, एनसीसी जो हुआ वो रक्षा मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, और स्काउट गाइड जो है युवा संस्कृति खेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। एनसीसी में भी आप हैं तो सेना में आपको वेटेज मिलता है। स्काउट गाइड के भी जो हमारे बच्चे होते हैं उनको भी सेना में तो मिलता ही है वेटेज, और भी बहुत सारी रेलवेज की अलग से वैकेंसी भी आती है, या फिर अन्य महाविद्यालयों में भी और अन्य नौकरियों में भी उनको वेटेज दिया जाता है। आप राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, तो कुछ राजनीतिक सवाल भी आपसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि महागठबंधन की सरकार लंबे रेस का घोड़ा है? एक सरकार बनने के साथ ही जो लगातार और सरकार में जो मंत्री हैं उन लोगों का जो बयान आ रहा है, अभी आपने सुना जो सुधाकर सिंह का जो बयान आया कि मैंने भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हम उसके सरदार हैं, चोरों के हम सरदार हैं। तो इस तरह की भ्रांति और आप मंत्रिमंडल में भी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने दिन सरकार चलेगी। और मुझे तो लगता है कि पता नहीं ये साल भी सरकार, मतलब अगर 2022 हम 23 में चले जाते हैं तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या बिहार में फिर से जंगल राज आ चुका है? जैसे कि बेगूसराय घटना हुई है, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है सरकार और प्रशासन पे। तो क्या आपको लगता है बिहार में फिर से जंगल राज की वो बेखौफ जो तस्वीर थी वो आ चुकी है? ये फैयाज जी, जहाँ तक कानून और व्यवस्था की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर इसी सरकार के समय से नहीं, इसके पहले भी जो सरकार थी, जब सरकार में कोई अन्य दल थे, उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर बिहार में एकदम से बेपटरी हो चुका था। और फिर नई सरकार, नए साथी आने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर पर उनका कमान नहीं हो पाया है, या स्थिति कुछ और ज़्यादा ही अभी बिक्री भी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे विगत 10 वर्षों के अंदर बहुत ही गिरावट बिहार में आई है, और हर जनता, हर एक आम आदमी आज अपने आप को लगता है कि हम सुरक्षित नहीं है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आप पहले जनजन पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले समय में आप अपने पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं? बिल्कुल, पार्टी का जो आदेश होगा आदमी उस पर अमल करेगा, और लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच आदमी रहता है। लेकिन चुनाव और ये जाने के बाद ऐसा लगता है कि जनता से मेरा अपील होगा, एक ध्रुवीकरण, थोड़ा ब्रॉड माइंड होइए, एक किसी खास पार्टी के पिछलग्गू जो भी हो, जिस जाति के हो, जिस धर्म के लोग हो, वो उससे थोड़ा ऊपर उठे और समाज निर्माण के लिए अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़कर अच्छे लोगों को प्रमोट करें, ताकि एक व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र में अल्टीमेटली जनता के हाथ में होता है। आम जनमानस जो चाहेगी वही प्रतिबिंब सरकार के रूप में आपका दिखाई देगा। तो अच्छे लोगों का चुनाव करें, और समय है, पार्टी जो भी दायित्व देगी, लगता है मेरे घर में पहले भी दादाजी वहाँ से सांसद रह चुके हैं महाराजगंज से, अगर पार्टी का ऐसा आदेश होगा तो
अभी आगे बढ़ेगा उसमें जनता के सहयोग से। क्या पार्टी आपकी किसी अन्य पार्टी से गठबंधन करेगी या स्वतः पार्टी चुनाव लड़ेगी? बहुत सही सवाल कहा आपने फयाज जी। अभी जो स्थिति है बिहार में, आप देख लीजिए, इतनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो भी अपने बूते अकेले दम पे चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है अभी तक। लगातार कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बावजूद, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। कहीं ना कहीं गठबंधन की ही तलाश कर रहे हैं, इधर रहे या उधर रहे। वही हाल मुख्य विपक्षी दल से अभी जो मतलब सत्ता में है राजद, उनका भी हाल, वो भी अकेले जाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी जो आज, वो अकेले जाने की स्थिति में नहीं है। तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, तो हम लोग की तो सभी शुरुआत है, अभी पैदाइश है। तो बिना गठबंधन के बिहार में अभी राजनीति में आगे काम, और जो विधानसभा चुनाव हम लोगों ने लड़ा, उसका जो अनुभव रहा वो बहुत ही सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। मुद्दा भी वही था, मुद्दा भी सही था, लोगों ने मुद्दों को भी स्वीकार किया। लेकिन जब वोट देने की बात आई तो आधे वोटर एनडीए के साथ और आधे वोटर महागठबंधन के साथ। और अच्छे प्रत्याशी होने के बाद भी रिजल्ट आना चाहिए था और रिजल्ट नहीं मिल पाया, और हम हाशिए पर रहे। आपको क्या लगता है, जनता जब आदमी चुनाव में जाता है तो प्रत्याशियों का चयन किस बेसिस पे करती है? बिल्कुल दलीय गुलाम है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कुछ लोग महागठबंधन के गुलाम है, कुछ खास दलों उधर के गुलाम है, और कुछ लोग इधर के गुलाम है। वो व्यक्ति और कैसा है, अच्छा है, खराब है, अगर अपराधी है इस गठबंधन से आ गया तो वहाँ के जो लोग हैं उसको सुशोभित करते हैं, और दूसरा अगर उधर से आ गया तो वहाँ के लोग सुशोभित करते हैं। तो इस चीज़ से ऊपर उठना होगा। सिवान में अभी नगर परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है और जनता पहली बार अपना चेयरमैन और उप चेयरमैन खुद चुनेगी। ऐसे में आप जनता को क्या सुझाव देंगे कि वो चेयरमैन कैसा चुने और उप चेयरमैन कैसा चुने? सिवान की धरती क्रांतिकारी धरती रही है, परिवर्तन का आगाज़ हमेशा किया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवान की जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा, आप खुद किंग मेकर बने। इस चुनाव में जनता ये साबित करे कि जनता ने सभापति का चुनाव किया, जनता ने उपसभापति का चुनाव किया, चुनाव आयोग ने आपको अधिकार प्रदान किया है। तो ये नहीं रहे कि रिमोट किसी और के हाथ में, या फलाने पार्टी के हम सपोर्टर हैं इसलिए हम उनको वोट कर रहे हैं। आपके पास एक मौका है इस सिवान के माध्यम से ही, और लगातार जो हमारा नगर परिषद विभिन्न समस्याओं से ग्रसित रहा, भ्रष्टाचार के मकर जाल में उलझा रहा, उन सब से निजात दिलाते हुए एक योग्य, स्वच्छ और स्वस्थ, और मैं फिर यही कहूँगा, ये लगे कि हाँ जनता का ये चुनाव है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, किसी रिमोट के पीछे बैठे हुए कोई नेता रिमोट से उस प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर रहा है, कि जनता ही चुन रही है उस व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देना होगा। जब से सिवान नगर परिषद अति पिछड़ा के लिए रिजर्व हुआ है, तब से बहुत से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार की जो नीति है वो गलत है। इस पर आपकी क्या राय है? सही बात। आप चुनाव आयोग एसी के रूम में बैठ के और नीतियों का निर्धारण जब किया जाएगा तो ऐसी ही गलतियाँ होगी। वो ज़मीनी हकीकत मुझे लगता है वो पता नहीं किस ख्यालात में इस तरह का उन्होंने कदम उठाया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अति पिछड़ा सभापति का हुआ तो उप सभापति जनरल या फिर किसी अन्य शेड्यूल कास्ट में दे देते आप, तो थोड़ा सा एक जो सामंजस्य है, सामाजिक एक समरसता है, जो एक सामाजिक ताना बाना है, वो एक बना रहता है। तो दोनों अति पिछड़ा महिला सभापति भी हो गया, उप सभापति भी हो गया, तो थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा है। किस परिस्थिति में किए वहाँ बैठे लोग बताएंगे ये। और आखिरी सवाल ये है कि नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा है वो देखा जा रहा है कि मुद्दा विहीन चुनाव हो रहा है। आप जनता से क्या कहेंगे कि वो अपने किस मुद्दे पे वोट दें? जनता वैसे व्यक्ति को चुने कि फिर 5 साल बैठ के गाली न दे उसे, आपके पास मौका, फिर आपको अफसोस ना हो। होता यही है कि 4 वर्ष 5 वर्ष शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, हम लोग सुनते हैं, और जब उस सब लास्ट में उसी जाल में फंसने का काम करते हैं। तो आप ऐसे योग्य, चूँकि हमारा जो सीवान शहर है, बहुत सारी समस्या है, जल जमाव की समस्या है, आपको पार्किंग की समस्या है, और मेन समस्या जो आपको ये जो भ्रष्टाचार का जो एक मुद्दा, अहम मुद्दा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक स्वच्छ व्यक्ति और एक अच्छे व्यक्ति जो सिवान नगर परिषद को सबसे, इंदौर हमारा सबसे सुदृढ़ नगर परिषद माना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, तो उसके समकक्ष ले जाके जो व्यक्ति खड़ा कर सके, वैसे व्यक्ति का चुनाव सिवान की जनता को करना चाहिए। मुझे लगता है कि सिवान की जनता अपने आप में एक समझदार यहाँ की पब्लिक है, यहाँ के लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे, और एक आपको अच्छा कोई ना कोई सभापति और उपसभापति के रूप में उनके सामने आएगा। धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक जी, आप देख रहे हैं टॉक एनालिसिस।